राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। सेक्रेटरी को ये नोटिस दिया गया है। इधर सोरोस मामले को लेकर संसद में जोरदार हंगामा आज भी हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा रहे हैं। तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं। ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं। तो क्या चल रहा है विंटर सेशन में, समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, आज तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी चला गया। कितनी बड़ी घटना है ये? जी बिल्कुल, दरअसल कई बार ये मामला उठा, कई बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुए। पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेने की बातचीत हुई, दस्तखत का अभियान शुरू हुआ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और इसमें इंडिया गठबंधन के 103 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। और इसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है। हालांकि इसमें 2-3 बातें बड़ी खास है। पहली बात कि जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस इस पर बहस कराने से, मतदान कराने से 15 दिन पहले दिया जाता है। 15 दिन के हिसाब से देखें तो ये दरअसल संसद का जो सत्र है उस सत्र खत्म हो जाएगा उससे पहले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये नोटिस स्वीकार हो भी दिया जाता है तो नियम ये कहता है, संसद का जो संविधान का जो अनुच्छेद 67 है कि आपको उपराष्ट्रपति पद से हटाना होगा, तभी सभापति पद से हटाएंगे। उपराष्ट्रपति पद से तभी हटाएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाए बहुमत से। तो यहाँ भी बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में दिखता नहीं है, क्योंकि 250 में से सिर्फ 103 सांसद जो हैं जो इसके पक्ष में, 1-2 और जुड़ जाए तो 103-4 होंगे, जो बहुमत के पास नहीं होता है। मान लिया जाए राज्यसभा से किसी तरीके के पास भी हो जाता है तो सिर्फ राज्यसभा से पारित होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता है। इसको लोकसभा से सहमति लेना जरूरी होता है। और लोकसभा में जिस तरीके का बहुमत अभी एनडीए के पास है, तो मुझे लगता है कि वहां से सहमति लेना मुश्किल होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित तो नहीं होगा, ये लगभग तय है, लेकिन प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव पे चर्चा कराना, विपक्ष उसी में अपनी जीत मानेगी और राजनीतिक तौर पर सरकार पर हावी होने का एक कारगर हथियार के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो ये राजनीतिक हथियार हो सकता है, लेकिन पूरे शीतकालीन सत्र में राजनीति ही चल रही है। तो लक्ष्मण जी, और क्या क्या हुआ आज संसद में? जी बिल्कुल, आज सुबह जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले जो संसद के कैंपस में, परिसर में, गलियारे में जो माहौल था उससे साफ लग रहा था कि आज भी संसद चल नहीं पाएगा। संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे। क्रोनी कैपिटलिज्म, अदानी मामले पर धरना प्रदर्शन करते दिखे। हाथ में तख्त थे कि इनके पास टी-शर्ट था। तो लग रहा था कि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर यहाँ पर रहेगा। जब यहाँ पर संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा इतना जोर हुआ कि 12 बजे तक के लिए दोनों सदन को
स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक सदन स्थगित करने के बाद दोबारा संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर संसद को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी हंगामे की वजह से। यहाँ पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अदानी मामले पे, क्रोनी कैपिटलिज्म के मामले पे बहस कराने पे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसमें इस पूरे सोनिया गांधी के रिश्ते को लेकर के, क्या रिश्ते हैं यहाँ पे सोरोस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में सदन की कार्रवाई ऐसे माहौल में चल पाएगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। तो मुझे लगता है किसी न किसी एक को पहल करनी पड़ेगी इस पे सहमति बनाने की। जब तक कि नहीं होता संसद की में हंगामा इसी तरह जारी रह सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। ममता बनर्जी के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान मच गया है। इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने को लेकर चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की तरफ दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और मजबूत करेंगे। वहीं लालू यादव भी ममता के समर्थन में उतर आए हैं। लालू ने ममता का समर्थन ऐसे समय में किया है जब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो। अगर देश में इंडिया ब्लॉक का फिर एक बार हमको ताकत खड़ी करनी है तो सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। और ममता की दावेदारी को लेकर टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान आया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने ईगो के लिए ममता दीदी जैसी नेता को 1997 में कांग्रेस से निकाल दिया था। आज दीदी वहां होती तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही हैं। राहुल गांधी जी को नेतृत्व करना चाहिए और उन्होंने ही एक करिश्मा स्थापित किया लोकसभा चुनाव में। और यही नहीं, विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही हैं। तो ये बात, ममता बनर्जी की भूमिका क्या होनी चाहिए? ममता बनर्जी अपनी ताकत को आजमा के देख लिया है राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का फैलाव करके, और फैलाव नहीं हो पाया। गोवा में चुनाव लड़े, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हर जगह अपना जितना ज़्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगी के बीच ही भरोसा खो रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। कौन है इंडिया गठबंधन के लीडर के लिए राइट चॉइस? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने जाने पहचाने अंदाज में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी है। ओवैसी ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को
मुस्तफाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि ताहिर हुसैन उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया जा रहा है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने पहले तो उनका जमकर बचाव किया, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। ताहिर हुसैन पर आईबी अफसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप है। दंगों के दौरान उनके घर से ईंट पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए थे। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तभी से ताहिर हुसैन जेल में बंद है। और अब बात करते हैं बाजार की। आखिरी घंटों में बाजार निचले स्तरों से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 2 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। आज के बाजार में आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई का स्तर भी छुआ। और मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का मानना है कि नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो बढ़ाने पर ध्यान देंगे। हमसे खास बातचीत में उन्होंने चौथी तिमाही से इकोनॉमी में तेजी आने की उम्मीद भी जताई है। आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और क्या जो कंटिन्यूटी और वो सब रहेगा मार्केट में इस समय, उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो आउटगोइंग गवर्नर ने जो काम किए 6 साल में, मतलब द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही ब्रॉट, एब्सोल्युटली, एंड यू नो, सो ही रियली हैंडल्ड विथ अ लॉट ऑफ maturity. Yeah, maturity. So I think he's leaving a fantastic legacy for the new governor. Now, new governor is coming from a brilliant background, of course, you know, into IAS and revenue secretary and all. So I think he must be knowing the pain of slowing down of the tax collections and all. So I think he may. I'm a bullish guy, always optimist guy. I would expect that he will accelerate the credit flow in the system, and for that, what all needs to be done, that of course he understands. And that, see, in my mind, GDP growth means credit growth, and GDP growth means tax growth. See, everything is equal to. So if now, what are the tactics or how they will approach the bureaucracy and finance ministry and RBI and fiscal authorities, I don't know. That we'll see unfolding in next 5-10 days. बिल्कुल। एक और चीज़, मार्केट पर एक बड़ी करेक्शन आई। अर्निंग सीजन बहुत ख़राब था पिछला वाला। आप तो हमेशा कहते हैं कि आप जितने नंबर आपको देता है आप उसमें थोड़ा कट कर देते हैं ऑलरेडी। तो लेकिन क्या ये पेन खत्म होने के कुछ चांसेस हैं रामदेव सर, या फिर अभी थोड़ा सा और पेन रहेगा मार्केट में? मेरे ख्याल वी आर इन द फैग एंड ऑफ दिस थिंग, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, अर्निंग्स disappointments, because it was truly because of this first quarter's problem of election and then the drought and then intense बारिश, सब एक साथ हो गया। और इलेक्शन हो गया तो people were all busy. It was one of the most intense election, you know. खर्चा ही नहीं हो रहा था। हाँ, so वो भी क्या क्या इलेक्शन के सब वो चक्कर होते हैं। So now I think now they'll start warming up the machine. So मेरे को लगता है नहीं Q3 will be anything worthwhile. Okay. I think in Q4 there will be a bumper this thing, but the real spillover and action will be first half of next year. So Q4 and first half of next year, I would be very hopeful that economy will roar back into the led by. See, if you see the हमारे रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, if you see the actually earnings trajectory change from 2020. It was about 450 rupees, 457 to be exact, Nifty earnings in 2020. And it was lingering at about 7-8% for last 5-6 years. Then in post-COVID, it shot up at the rate of 18%. And in next 4 years, it doubled to 1,000 rupees. That was in last year. 24 was 1,000 rupees. Now they were expecting same 15% growth, which got tripped this year. मेरे ख्याल से there is a fundamental shift in the structure of the economy. And that's why there is a complete change in the type of companies which are showing the growth. मेरे ख्याल से pre-COVID we are very very consumption dominated. Post-COVID it became capex dominated, more particularly government capex dominated. So the type of companies which did very well till 20, like Nestle, Lever, Asian Paints, Marico,
I think those companies are struggling right now. शक्तिकांत दास का आज आरबीआई गवर्नर के पद से रिटायर हुए और उनकी विदाई पर आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फेयरवेल के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के पास सबसे बड़ी चुनौती अभी महंगाई को कंट्रोल करने की होगी। Some issues, important issues ahead of us, not only for the Reserve Bank, but I think for the wider economy also, I would like to list out. First, so far as the Reserve Bank is concerned, I think restoring the inflation growth balance is the most important task ahead of the Reserve Bank. And I am sure the team RBI under the leadership of the new governor will take it forward. रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को आज वित्त मंत्रालय से विदाई दी गई। राजस्व विभाग के सभी स्टाफ उन्हें विदाई करने बाहर तक आए। कल संजय मल्होत्रा को आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालना है। और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक कलेक्टिव पहल है। हमारा मिशन है आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करना और बाजार के बारे में बाजार को नेविगेट करवाना। आज हम आपको समझाने में मदद करेंगे कि क्या आपको चीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। ट्रेडर्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़े प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके आउटकम के चांसेस बहुत कम होते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपके पास एक ओटीएम कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 120 रुपए है, तो यह ऑप्शन सस्ता होगा। इसका रीजन यह है कि स्टॉक के 120 रुपए तक पहुंचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शंस की वैल्यू भी कम होती है। असली चैलेंज टाइम डिके में होता है। जब एक्सपायरेशन का टाइम पास आता है तब ओटीएम ऑप्शंस की वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। हर दिन जो स्टॉक अपने स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ता है उसके ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है। सीधे कहें तो ओटीएम ऑप्शंस खरीदना एक हाई रिस्क लो प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन है। इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स काफी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन इसके आउटकम्स आपके फेवर में नहीं होते। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई के कुर्ला में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। सोमवार रात बेस्ट बस ने अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, पैदल चल रहे यात्रियों को कुचल दिया। इस भयानक घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 49 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बेस्ट की ये बस नंबर 332 कुर्ला से अंधेरी जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने बस पर से कंट्रोल खो दिया। हादसा इतना भयावह था कि ऑटो कार पूरी तरह चकनाचूर हो गए। ड्राइवर की पहचान 43 साल के संजय मोरे के रूप में हुई है। 1 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में शामिल हुआ था और पहली बार बस चला रहा था। मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली है। 24 दिसंबर को पीवी सिंधु और वेंकट दत्ता की हैदराबाद में शादी है। उसी के लिए सिंधु वित्त मंत्री को इनवाइट करने नॉर्थ ब्लॉक पहुंची थी। शादी और बैडमिंटन गेम के फ्यूचर प्लान के बारे में पीवी सिंधु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। अभी निर्मला सीतारमण जी को इनवाइट करने के लिए आए थे, तो ऑब्वियसली इनविटेशन अभी दिया था उनको और ऑफ कोर्स आवर वेडिंग इज सून इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो या आई जस्ट होप दैट दे गिव अस द ब्लेसिंग्स।
बैडमिंटन से थोड़े दिन का ही एक तरह से ब्रेक होगा और फैमिली के साथ काफ़ी गैदरिंग होगी, इसको तो काफ़ी एंजॉय करेंगी। और इसको कैसे एंजॉय करेंगे और उसके बाद बैडमिंटन के क्या प्लान्स हैं? ऑफ कोर्स हम 2025 जान से ऑब्वियसली बहुत टूर्नामेंट्स हैं, तो उसके लिए फोकस करना पड़ेगा फिर से। ऑब्वियसली अभी शादी के टाइम पे थोड़ा तो वो ब्रेक मिलेगा, आई थिंक फ्यू डेज, बट आई थिंक फिर बैक टू ट्रेनिंग और फोकस करना है। 2025 टूर्नामेंट्स अभी इंडियन ओपन और इंडोनेशिया है स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, सो ऑफ कोर्स इंजरी फ्री रहना है और आई नीड टू ट्रेन हार्ड एंड बी 100%। और एक बार फिर से बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक कोलैबोरेटिव पहल है। हमारा मिशन है आपको इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करना और बाज़ार में नेविगेट करने में मदद करना। आज हम आपको समझाने में मदद करेंगे कि चीप ऑप्शंस से जुड़े हिडन रिस्क और ओवर लेवरेजिंग से बचने के तरीके। चीप ऑप्शंस अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके लिए एक ट्रैप भी बन सकते हैं। ऐसे समझिए, जब ऑप्शन सस्ते होते हैं तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदना टेम्पटिंग लगता है और आप अननोइंगली ज्यादा रिस्क ले लेते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते और ओवर लेवरेजिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लें, ऐसा सोचकर कि ये तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो ऑप्शंस वर्थलेस होकर एक्सपायर हो जाते हैं तो ऐसे में आपने अपना 1000 रुपए का नुकसान कर लिया। अब सोचिए, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चीप ऑप्शंस का टाइम डिके भी बहुत तेजी से होता है। जैसे जैसे एक्सपायरेशन पास आती है उनकी वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है, जब तक स्टॉक्स आपके फेवर में काफी ज्यादा मूव ना कर जाएं, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, कम कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदिए और एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।